आपका बल भी महत्तम, थीटा न्यूनतम तो आपका बल भी न्यूनतम हो जाएगा। क्लियर वाला? तो इसमें एक हम लोग प्रूव कर चुके थे, कौन? 0 डिग्री वाला। आज 90 डिग्री वाला करेंगे। नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2 में लिखेंगे, जब नोट नंबर 2 में लिखेंगे जब कोई आवेशित कण है, जब कोई आवेशित कण है किसी, जब कोई आवेशित कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र, जब कोई आवेशित कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में, जब कोई आवेशित कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत दिशा में गति करे, लंबवत दिशा में गति करे, लंबवत दिशा में गति करे तो आवेशित कण पर, लंबवत दिशा में गति करे तो आवेशित कण पर लगने वाला, आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान, आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान महत्तम होगा, आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान महत्तम होगा। हो गया बालक? अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बालक, कि मानिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित कण लंबवत जा रहा है, तो लंबवत जाने का मतलब थीटा कितना हो गया? 90 हो गया। अब कितना नंबर समीकरण था बालक? समीकरण 2 था ना, क्यू भी साइन थीटा। तो समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 से क्या है, तो एफ बी बराबर मतलब आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना था? क्यू भी बी साइन थीटा। तो थीटा आपको मिल गया है कितना? 90। अब साइन 90 का वैल्यू बताइए कितना होता है? 1 होता है। यहां पुट कर देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा एफ बी इक्वल टू क्यू भी बी। तो हमको ये बताइए कि किसी आवेशित कण पर लगने वाला महत्तम बल है कि न्यूनतम बल? महत्तम बल। मतलब किसी आवेशित कण पर अगर ज्यादा से ज्यादा बल लगेगा तो कितना लगेगा? क्यू भी बी। और कम से कम बल 0। तो ये क्या है? आवेशित कण पर लगने वाला महत्तम बल। लिख लीजिए तो इसको, आवेशित कण पर, आवेशित कण पर लगने वाला, आवेशित कण पर लगने वाला महत्तम बल, आवेशित कण पर लगने वाला महत्तम बल। लिख लीजिए इसको। आ गया है। इसमें 3-4 लाखों में मॉडल पेपर अलग से जुड़ा हुआ है इसमें, कैसे पेपर है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है ना। नो वो टॉपिक है, इसका कुछ अलग अपडेट किया है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में? हाँ इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में ठीक ठीक हो गया बालक। चलिए कितना नोट हुआ? नोट नंबर 2 हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवेशित कण पर लगने वाला महत्तम बल कितना होगा? यू भी बी साइन थीटा। चलिए नोट नंबर 3 में लिखेंगे, नोट नंबर 3 में लिखा जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हटा दे रहे हैं, नोट नंबर 3 में लिखेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य का
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य का एसआई मात्रक या विमीय सूत्र हमको निकालना है। तो हमको ये बताइए कि एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी, इन तीनों में, तीन वो इधर है वो इधर, चार, इन चारों में एफ बी का नाम क्या है? चुंबकीय बल। क्यू का नाम क्या है? आवेश। भी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे क्यू जो आवेश है ये भी वेग से चल रहा है, और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखेंगे कि क्यू आवेश भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो अब उस पर कितना बल लग रहा है? एफ बी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सब में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य कौन है, तो किसको बताइएगा? बी को। यही ना है जी। तो याद रखेंगे इसमें इसी का मात्रक और विमीय सूत्र हमको निकालना है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? एफ बी अब बटा में क्यू इंटू भी। कोई दिक्कत वाला? अब बताइए एफ बी क्या है? तो आप कहिएगा सर चुंबकीय बल है। तो बल है ना जी, बल का मात्रक क्या पढ़े? न्यूटन पढ़े। तो इसके लिए न्यूटन लिख देंगे। अब बताइए आवेश के लिए क्या पढ़े? कूलम। और ये क्या है? वेग है। वेग का क्या होता है बालक? तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड लिख लिए। अब हमको ये बताइए यहाँ पर न्यूटन, इसको कूलम्ब प्रति सेकेंड इंटू मीटर लिखा जा सकता है? काहे लिखिएगा? तो कूलम्ब प्रति सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है, इसीलिए लिखेंगे। अब इसको हटाने वाले हैं। इसको कैसे हटाएंगे? इसको हटाएंगे न्यूटन, और कूलम्ब प्रति सेकंड को हटा दिया जाए किससे? एम्पियर से। ये हो जाएगा एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा? मीटर। अब ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन, एम्पियर इनवर्स 1, मीटर इनवर्स 1। इनाम रखा जाता है, इसको कहा जाता है टेस्ला। तो बी बराबर कितना मिल गया? तो न्यूटन मीटर इनवर्स 1 एम्पियर इनवर्स 1, या इसको आप क्या कह सकते हैं? टेस्ला कह सकते हैं। और टेस्ला को कैसे लिखिएगा? टी से लिखे तो जल्दी। अब पूछा जाएगा कि बताइए टेस्ला किसका मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय सामर्थ्य का। अभी आगे पढ़िए तो बहुत बार मिलेगा ये। टेस्ला किसके नाम पे रखा गया है? निकोला टेस्ला के नाम पे रखा गया है। अल्टरनेटिंग करंट बताने वाले सबसे पहले वही वैज्ञानिक थे, निकोला टेस्ला। हो गया बालक? तो अब अगर आपसे कहा जाए ये बताइए कि एक टेस्ला बराबर कितना, तो आप कहिएगा 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 1 एम्पियर इनवर्स 1। लिख लिया जाए कि न्यूटन मीटर इनवर्स 1 एम्पियर इनवर्स 1 को क्या कहेंगे? 1 टेस्ला। टेस्ला को कैसे लिखिएगा? टी से लिखिएगा। अब इसका विमीय सूत्र निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे
हम लोग बीमीय सूत्र भी निकालेंगे। तो ये होते हैं बी बराबर, अभी क्या पढ़ा हमने, तो एफ बी बटा क्यू इंटू डी। बल का बीमीय सूत्र बता दीजिए, एम एल टी इनवर्स 2। ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। आवेश का वालक एटी होता है और वेग का क्या होता है, एल टी इनवर्स 1, एल टी इनवर्स 1। अब बताइए कि यहाँ पर एल सेल कट रहा है, ठीक है। देखिए टी इनवर्स 2 है, तो 1 से कटा दिया जाए, कैंसिल करा दिया जाए, तो ई टी इससे कैंसिल, नीचे ही से कैंसिल कर लिए। तो बताइए क्या दिख रहा है, एम एल कहीं है नहीं, कैंसिल हो गया। टाइम दिख रहा है, तो टी इनवर्स 2 और एक ए है, इसको भी भेज दीजिए ए इनवर्स 1। लिख लिया जाए तो कितना मिला, एम टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1। एम टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1। अब इसका एक और मात्रक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सीजीएस। उसको गॉस के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया, बीमीय सूत्र लिख लिया। चलिए, तो बीमीय सूत्र कितना मिला, एम टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 लिखना होगा, सीजीएस पद्धति में, नोट नंबर 4 में लिखेंगे सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस होता है। हो गया बालक। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक गॉस में जी से लिख दे, कितना टेस्ला, 10 के पावर -4 टेस्ला लिख लेंगे। तो ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो गॉस होगा। अब यहां से हमको ये नोट हमारा समाप्त हुआ बालक, ठीक है। यहां से क्या पढ़ना है, तो धारा की दिशा की जानकारी के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब यहां से स्टार्ट करना है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। कल बात हो रहा था ना जिस पर, तो याद रखेंगे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या जानकारी लेना होगा, तो 2-3 चीज मालूम कर सकते हैं। ध्यान देंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से 2-3 चीज का जानकारी हो जाएगा। एक तो धारा का दिशा का भी जानकारी हो जाएगा, एक आपका बल का दिशा का भी जानकारी हो जाएगा कि बल किधर लगेगा, क्योंकि कल वाले में बल ही हमको जानकारी लेना था। क्या हो रहा है उधर, क्या हो रहा है? अब बैग ले रहे, जैसे लग रहा है बम हम निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे पूरा निकालो आराम से। तो तुम निकाल रही 4 बुक इंग्लिश की उसमें, सब देख रहा है क्या निकाल रही भाई, क्या निकाल रही। ध्यान देंगे, तो यहां से हमको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ना है। और वाम हस्त नियम में क्या निकालिएगा, तो धारा का दिशा निकाल लीजिए, या चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का दिशा निकालिए, या बल का दिशा निकालिए, कोई भी निकालिए। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लेंगे। तो वाम हस्त नियम के लिए पहले बायां हाथ सबके पास होना चाहिए, है ना जी। अब बायां हाथ में 3 उंगली ले लेंगे, ठीक है।
मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, 3 को लेके काम करेंगे। तो पहले लिख लिया जाए, हेडिंग देंगे, हेडिंग दी जाए धारा की दिशा की, हेडिंग दिया जाए अलग, धारा की दिशा की जानकारी के लिए, धारा की दिशा की जानकारी के लिए फ्लेमिंग का, धारा की दिशा की जानकारी के लिए, जानकारी के लिए फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है। तो देखिए एक्चुअल में ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही है, लेकिन यहां पर हम इसलिए जोड़ दिए हैं ताकि आपको मालूम चले कि इसका यूज क्या करना है। तो धारा की दिशा की जानकारी के लिए हम लोग फ्लेमिंग का वामहस्त नियम प्रयोग करेंगे। अब ये खाली धारे थोड़े निकलेगा, कोई भी निकाल सकते हैं, बल का दिशा, धारा का दिशा, क्षेत्र की तीव्रता का दिशा, कुछ भी निकाल सकते हैं। हो गया बालक। अब इसके लिए 3 उंगली का वाम हस्त नियम है, तो बाएं हाथ में 3 उंगली लेना होगा। कौन कौन? मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। क्लियर है बालक? तो लिखा जाए, उसके बाद देखेंगे, डायग्राम भी देखा जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ की, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठे को, मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठे को परस्पर, मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, परस्पर लंबवत फैलाएं, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को, तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, धारा की दिशा को दर्शाते हैं, धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठा धारावाही चालक पर, तब अंगूठा धारावाही चालक पर, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है, लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। हो गया बालक? तो पहले आपको हमें अक्ष बता दे रहे हैं, उसके बाद लंबवत जो भी होगा बताएंगे। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि बायां हाथ ले लीजिए, तो बायां हाथ ही है, आपका उल्टा ना होगा, मेरे अपोजिट बैठे हैं तो आपका दायां बायां पलट जाएगा जी। ठीक है, तो ये बायां हाथ हो गया, इसमें ये मध्यमा हो गया, मध्यमा जो बीच में रहेगा, ये तर्जनी हो गया। ठीक है, ये मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, और ये जो होता है थंब होता है, जिसको अंगूठा कहा जाता है। तो याद रखेंगे, बात नहीं पीछे देखो, इधर ध्यान देंगे, ये जो होगा जिसका नाम आप तर्जनी रखे हैं,
तो तर्जनी कौन क्षेत्र बताएगा? तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है। मध्यमा किसको बताएगा? धारा की दिशा को। और अंगूठा किसको बताएगा? बल की दिशा को। अब परस्पर लंबवत फैलाना है, तो लंबवत कैसे फैलाइएगा? देखिए इधर, लंबवत फैलाने का तरीका ई होना चाहिए, इसे फैलाना है, समझ में आ रहा है? तो अब इसमें क्या होगा, एगो एक्स अक्ष ले लेंगे, एगो एक्स अक्ष ले लेंगे, एगो वाई ले लेंगे, एगो क्या ले लेंगे? जेड। तो अब सवाल ये है कि सर एक्स वाई तो हम बता देंगे, ये बोर्ड में चाहे काफी में कैसे जेड बताया जाता, तो देख लीजिए हम बता दे रहे हैं। एक्स अक्ष ई हो गया ना बालक, वाई ई हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब जेड वाला बताना है, तो बोर्ड में अगर बताना होता तो हम बता देंगे कि लीजिए जेड वाला है, लेकिन अब हम लोग कैसे समझेंगे जेड वाला कौन है? तो देखिए इसके लिए पहले हम बता दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। 3 2 5 एक और चाहिए कलम, कलम दो जी इधर से। देखो जी, एक्स और वाई दिख रहा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए मैनेज कर लीजिएगा। एक्स है, ये वाई है। तो अब बताइए कि एक्स और वाई में बात नहीं, ये आपका पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो अब डायरेक्शन पूछ लेंगे, कह देंगे दक्षिण, तो दिमाग में आ जाएगा वो नीचे वाला के एक्स डैश का बात कर रहे हैं, कह देंगे पश्चिम, तो इसका बात कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये एक्स वाई। अब जेड को कैसे दर्शाया जाता है? तो याद रखेंगे, ये जेड है, आई जेड डैश है, तो जेड जो होगा आगे की ओर होगा और जेड डैश कहाँ होगा? पीछे की ओर। सबके पीछे कोण कितना बनेगा जी? 90। दिख रहा है ना जी, 90 बनता है। अब बोर्ड पे हम खींच देंगे इसे, तो आप कहिएगा सर तो 45 डिग्री दिख रहा है, तो 45 नहीं है, आपको देखने नहीं आ रहा, 90 है। ये जेड है और ये कौन है? जेड डैश। अब कागज में रहता तो हम बता देते, उसको क्या करते, बीच में होल करके आगे पीछे कर देते, बोर्ड में नहीं ना कर पाएंगे, तो बोर्ड पर दिखाने का यही तरीका है। तो देखिए ये जो बाहर वाला है ना, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है, जो अंदर वाला है इसको ही दिखाया गया है। तो सवाल ये है कि सर हम कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है, अगर कोई डॉट से दिखाएगा, डॉट लिख देगा, तो याद रखिएगा ई बात कर रहे हैं किसका? तो जेड अक्ष का। अगर क्रॉस लिख देगा तो किसके बारे में बात हो रहा है? जेड डैश अक्ष का। तब बताइए जेड लिख दिए, जेड अक्ष, तो ये आगे है कि पीछे है? और क्रॉस लिख दिए मतलब जेड डैश, तो आगे है कि पीछे है? समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे डॉट मतलब होगा आगे की ओर, क्रॉस मतलब होगा पीछे की ओर। हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा आगे पीछे आ जाए, तब वो कैसे बताएगा आगे है कि पीछे है? तो याद रखिए आगे और पीछे बताने के लिए हम लोग दो अक्ष का प्रयोग करेंगे, जिसका नाम होगा जेड अक्ष और जेड डैश अक्ष। तो याद रखिएगा कि डॉट मतलब आगे की ओर, क्रॉस मतलब पीछे की। अब सवाल ये कि सर हमको कैसे याद रहेगा? तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है। होता है ना जी, और पीछे तीर में ये सब लगा रहता है ना इस तरीके का। तो याद रखेंगे, मान लीजिए कोई तीर चला के मार दिया आपको, तो आपको सामने से कौन दिखेगा? एक डॉट दिखेगा। तो ये आगे रहता है, ऐसे पुंज कहाँ रहेगा? पीछे। तो पीछे क्रॉस जैसा देखिए बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो याद रखेंगे कि अगर डॉट लिख देगा तो याद रखेंगे आगे है, ठीक है, ये आगे की ओर है। और पॉजिटिव जेड एक्सिस भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा ना जी। अगर क्रॉस लिख दिए तो याद रखेंगे ये कहाँ हो जाएगा? पीछे की ओर। और इसके लिए क्या होगा? निगेटिव, और निगेटिव क्या? जेड एक्सिस। कोई दिक्कत बालक? तो अब बताइए कि ई एरो से
हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो दो अक्ष को, पॉजिटिव जेड एक्सिस को और नेगेटिव जेड एक्सिस को। क्लियर है? तो अभी सब बनाना नहीं है, सब समझाने के लिए, अभी लिखेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो 3 उंगली लेना है, 3 को लिया जाए, एक उंगली इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तीनों के बीच कोण 90 डिग्री, 45 नहीं है। अब बताइए बीच में है कौन है? ई है जी, तर्जनी है। तर्जनी से किसको दिखाया गया था? बी को। ई कौन है जी? ई वाला मध्यमा है, धारा के दिशा, मतलब क्यू भी बी, यही ना तीनों था। क्यू तो चल ही रहा है, तो कहाँ चलेगा? जिधर धारा का दिशा होगा, जिधर वेग होगा उधर ही उसका दिशा होगा, ते भी हो गया। अंगूठा, अंगूठा, तो ये किसका दिशा बताएगा? एफ बी का दिशा बताएगा। तीनों के बीच कोण कितना रहेगा? 90। जल्दी बनाइए। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या हो गया जी पीछे? नहीं समझ आ रहा बालक? पीछे क्या देख रहा है? उसमें क्या लिख रहा है जी? अच्छा देखो ना, एक हटा के आई ना लिख सकीला। धारा की दिशा, ध्यान देंगे, धारा की दिशा है, तो धारा जिधर चलेगा उधर है ना वेग निकालिएगा। फोटो देख के घबरा जा रहा है जी बगल में। ये उंगली है ना तीनों, तीनों बन तरह बेरी, बस निकाल दे। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इसे निकाला कैसे जाता है। अच्छा इंग्लिश में क्या क्या नाम है जी? तो ये मिडिल, ये कौन होगा? और ये थंब। चलिए तो मध्यमा मध्य में रहता है, ठीक है। किसको बताएगा? बी को बताएगा, ठीक है। ये बी को बताएगा, ये सब वेक्टर है, क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसके बाद तर्जनी किसको बताएगा? तर्जनी किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मध्यमा किसको बताएगा? धारा की दिशा या वेग की दिशा को। और अंगूठा किसको बताएगा? बल की दिशा को। तो अगले क्लास में सिखाएंगे कि निकाला कैसे जाता है। बस